नेक्स्ट हमारे पास evaporators हैं. Evaporator, the function of an evaporator is to absorb heat from the surrounding location or medium which is to be cooled by means of refrigerant. तो वेपोरेटर बेसिकली मैंने आपको बताया था रूम होता है या वो कंपार्टमेंट होता है, तो बेसिकली वो सराउंडिंग है या लोकेशन है, वो मीडियम है जिससे हमने क्या करना है, कूल करना है. द वेपोरेटर्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग कंडीशंस. दो तरह के होते हैं, फ्लडेड टाइप ऑफ वेपोरेटर होता है, ड्राई और डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप ऑफ वेपोरेटर. इन दोनों के नेम से पता चल रहा है. फ्लडी टाइप का मतलब क्या होता है, फ्लड होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाना, तो फ्लडी टाइप होगा कि ऑलवेज उसकी ट्यूब्स फिल होगी, तो ऐसा वेपोरेटर जो होगा वो क्या होगा, फ्लडी टाइप होगा. ड्राई, ड्राई नेम से पता चल रहा है, ऑपोजिट है उसके बिल्कुल. ड्राई कि जिसमें कम होगा आपके पास जो आपके पास रेफ्रिजरेंट है वो कम होगा, तो आपको उसके क्या कहेंगे, इसको ड्राई. डिटेल पढ़ते हैं अभी इसकी हम. अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है. बेयर ट्यूब कॉइल वेपोरेटर होता है, फिन ट्यूब वेपोरेटर है, प्लेट वेपोरेटर है, शेल एंड ट्यूब वेपोरेटर है, शेल एंड कॉइल वेपोरेटर है, ट्यूब इन ट्यूब वेपोरेटर है. बेसिकली उसका डिज़ाइन है, देखिए ये डिफरेंट डिज़ाइन है. बेयर ट्यूब कॉइल वेपोरेटर सिर्फ पाइप्स हैं आपके पास. फिर फिन ट्यूब वेपोरेटर पाइप्स हैं और ऊपर फिन्स लगी हुई हैं. ये नॉर्मली फ्रिज के अंदर होता है, अगर बैक साइड आप उसकी देखें, या एयर कंडीशनिंग के अंदर छोटी छोटी सी प्लेट्स नज़र आ रही होती हैं जो टेढ़ी भी हो जाती हैं, तो वो बेसिकली जो पतली पतली सी प्लेट्स होती हैं उनको फिन्स कहते हैं, तो फिन्स ट्यूब है. प्लेट वेपोरेटर क्या है कि वेपोरेटर और एक बड़ी सारी प्लेट लगी हुई है. फिर ये क्या है, शेल एंड कॉइल वेपोरेटर. एक शेल बना हुआ है, एक डिब्बा बना हुआ है, उसमें जिस तरह पानी अंदर आ रहा है, पानी बाहर जा रहा है, या एयर भी हो सकती है, और उसके अंदर आपके पास ट्यूब्स हैं. तो ये डिफरेंट डिज़ाइन हैं बेसिकली आपके पास. सबसे पहले हम अब यहाँ पे थे तो इसके बाद फ्लडेड को डिस्कस करते हैं. फ्लडेड मैंने आपको बताया कि फुल होगा हमेशा आपका रेफ्रिजरेंट के साथ. इन अ flooded type of evaporator, the liquid refrigerant is always in excess of the refrigerant that can be vaporized, thus maintaining a constant refrigerant level. ठीक हो गया. एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल होगा और कांस्टेंट लेवल मेंटेन किया होगा, ना कभी कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो आपके पास फ्लूइड टाइप हो गया. सेकंड हमारे पास है ड्राई. अब वो जब से हम डिस्कस कर रहे थे, हम ड्राई को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें वॉल लगा होता था, एक्सपेंशन वॉल लगा होता था, TXP वॉल लगा था जो कंट्रोल करता था. So, a dry evaporator under normal condition does not allow the evaporator coil to be full of liquid refrigerant. कभी भी full नहीं होती. This type of evaporator is designed to take so much superheat at its outlet that no liquid goes back to the compressor. क्या इसका बेनिफिट था, हमने पढ़ा भी था कि ये क्वांटिटी कंट्रोल करता है. क्वांटिटी कंट्रोल होगी तो हमारे पास वेपोरेटर लिमिट अमाउंट में जाएगा. जब वो लिमिटेड अमाउंट में जाएगा तो फिर हमारे पास वो सारा का सारा जो है वो गैस में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास जब वो कंप्रेसर के अंदर जाएगा तो कोई भी लिक्विड कंप्रेसर के अंदर नहीं होगा. ठीक है, तो हमारे पास ड्राई एक्सपेंशन वेपोरेटर जो है उसमें वॉल लगा होगा और वो कंट्रोल कर रहा होगा. ठीक है, फिर ये वेपोरेटर की टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं. फिर और हैं शेल एंड ट्यूब वेपोरेटर. शेल एंड ट्यूब क्या होता है कि इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, इसके अंदर आपका जो होगा वो बेसिकली एक ट्यूब होगी आपके पास. ये 2D में डायग्राम है. 3D में देखें तो एक पूरा सिलेंडर होगा आपके पास. सिलेंडर होगा और सिलेंडर के अंदर आपके पास ऐसी ये वाली ट्यूब्स है ना, समझिए जो आपके पास फ्रिज की ट्यूब्स थी. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. ये वाली जो ट्यूब्स हैं आपके पास, ये ट्यूब्स आप एक सिलेंडर के अंदर डिप कर दो और सिलेंडर के अंदर हो सकता है पानी फिल किया हो, तो ये बेसिकली आपके पास फिर क्या हो जाता है, शेल एंड ट्यूब. ट्यूब्स ये वाली हैं और शेल उस सिलेंडर को कहते हैं. तो रेफ्रिजरेंट जो आपका है वो ट्यूब्स के अंदर आएगा और यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड आउट लिखा हुआ है, हो सकता है उसमें लिक्विड हो, कोई गैस हो, कोई भी चीज़ हो सकती है. तो ये आपके पास ठीक हो गया. ट्यूब इन ट्यूब है तो अब आपके पास एक ट्यूब नीचे अंदर होगी और एक ट्यूब बाहर होगी, तो बेसिकली ये ट्यूब एंड ट्यूब है. मकसद क्या है बेसिकली कि हीट एक्सचेंज करनी है उसने. एक लिक्विड ने, जिस तरह यहाँ पे एयर जो है वो हीट एक्सचेंज करती है ट्यूब के साथ, यहाँ पे भी एयर करती है ट्यूब और फिन्स के साथ. और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्यूब एयर करती है प्लेट के साथ और ट्यूब्स के साथ. तो बेसिकली ये मकसद है हीट एक्सचेंज करना. वेपोरेटर डिज़ाइन कंसल्टेशन में ये तो हमने बेसिक पढ़ ली है. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मटेरियल, ट्यूब्स का मटेरियल क्या होगा, ट्यूब्स का डाया क्या होगा, लेंथ क्या होगी, कितनी बार ये मूव कर रहा है, फिर शेल किस चीज़ का बना होगा, शेल के अंदर लिक्विड कौन सा होगा. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं वेपोरेटर को डिज़ाइन करते हुए. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन डिवाइसेस.
एक्सपेंशन डिवाइसेस में क्या है, आपके पास कैपिलरी ट्यूब है, हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है एंड फ्लोट वाल्व है। आपको इन सब के नाम आने चाहिए और बेसिक फंक्शन आना चाहिए। सो कैपिलरी ट्यूब तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, ये जो है यहाँ पे ये जो आपके पास रोटेट करती जा रही है ये कैपिलरी ट्यूब है, और अगर एक्चुअल पिक्चर में देखें तो ऐसी ये जो एक कॉयल सी है, पतली सी ट्यूब है, डेट इज़ योर कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब हमने पहले भी बताया था क्या करती है, लिमिट करती है कितना वेपोरेटर अंदर जाएगा। वैसे वेपोरेटर में बेसिकली जो आपका है रेफ्रिजरेंट वो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब इज नथिंग बट अ लॉन्ग फिक्स्ड लेंथ ट्यूब विद अ वेरी स्मॉल डायमीटर दैट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द कंडेंसर एंड द evaporator. The capillary tube actually meters the refrigerant from the condenser to the evaporator. Meters का मतलब measure करके आगे भेजना है। Because of its long length and small diameter, there is associated fluid friction and the pressure drop as refrigerant flows through it. क्या होगा, अब यहाँ से आपके पास रेफ्रिजरेंट आ रहा है, उसके बाद आगे आपका प्रेशर, क्योंकि ये पतला सा है, प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा जब तक वो आगे जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज़ कर गया उसके बाद इसने वेपोरेटर में जाना होता है, आपको आइडिया, और वेपोरेटर में जाएगा तो उसका प्रेशर कम है और इसने लिमिट भी कर दिया आपके फ्लो को। अगेन ये भी हमारे पास कुछ कैपिलरी ट्यूब्स की पिक्चर्स हैं, देखिए यहाँ से पतली हैं ये दो इस तरह करके, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ हैं। फिर एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस किया था। हैंड एक्सपेंशन वाल्व इज़ अ हैंड ऑपरेटेड वाल्व, हैंड ऑपरेटेड वाल्व भी हो सकते हैं। द रेट ऑफ लिक्विड फ्लो थ्रू द वाल्व डिपेंड ऑन प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस द वाल्व ओरिफिस एंड ऑन द डिग्री ऑफ द वाल्व ओपनिंग। सो हैंड एक्सपेंशन में बेसिकली क्या, आप हाथ से उसको ओपन करेंगे, हमारे पास ऐसे जिस तरह आपके पास एक टैप होती है एग्जैक्टली वैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और फिर से तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट पास करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये पहले पढ़ा था TXV होता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज़ अ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग थ्रॉटलिंग डिवाइस दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड इंजेक्टेड इनटू अ सिस्टम बेस्ड ऑन evaporator आउटलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉल्ड सुपर हीट। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है प्रेशर पे। इसके ऊपर एक प्रेशर सेंसर लगा होगा। प्रेशर सेंसर बेसिकली क्या है, जब प्रेशर आपका कम होगा या जब ज़रूरत होगी तो वॉल ओपन हो जाएगा, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको वॉल क्लोज रहेगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। द कांस्टेंट प्रेशर वाल्व मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द evaporator no matter what the load inside the evaporator is. It does not allow the control of flow of the refrigerant through it even when lesser or more refrigerant is required in the evaporator, since the primary function of the constant pressure valve is to maintain constant pressure inside the evaporator. तो ये नाम पता चल रहा है कि क्या करता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन। कांस्टेंट एक्सपेंशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द evaporator उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है डिजिटल होगा, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होगा। एक उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा होगा जो उसको गाइड कर रहा होगा कि कब ओपन करना है और कब क्लोज करना है। रेफ्रिजरेशन पाइपिंग, सिलेक्शन ऑफ पाइपिंग एंड फिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शनलेस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पाइप वॉल और टू फ्लो द फ्लूइड। देन आपके पास क्या, सेकंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो बेसिकली रेफ्रिजरेशन की जो पाइपिंग है, जो आप देखते हैं ट्यूब्स आपको नज़र आ रही होती हैं, उसके बारे में कि आपने पाइपिंग बनानी है, सिलेक्ट करनी है, तो उनके क्या क्या आपके पास क्राइटेरियाज हैं। डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन पाइपिंग सिस्टम आर एज फॉलो। प्रॉपर फीड, एक तो प्रॉपर आपके पास रेफ्रिजरेंट जो है वेपोरेटर के अंदर जाना चाहिए। रेफ्रिजरेशन लाइन बी सो डिज़ाइन डेट प्रेशर ड्रॉप इज़ नॉट एक्सेसिव, प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए उसके अंदर। क्या मतलब है, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। Excessive amount of lubricating oil may not be trapped in any part of the system. Next हमारे पास should protect the compressor from loss of refrigerant. Loss of refrigerant का मतलब ये क्या कि ये ना हो कि वो लीक होता जाए किसी वजह से। It should prevent liquid refrigerant from entering the compressor. और क्या है, कंप्रेसर के अंदर वेपर्स ही जाने चाहिए, लिक्विड नहीं जाना चाहिए। It should maintain dry and clean system. ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये एसेसरीज़ हैं, कुछ आपके पास ये वॉल्स लगे होते हैं, बेसिकली क्या चेक करने के लिए, जहाँ पे मैंने एक दफ़ा लास्ट में आपको बताया था कि आप क्या चेक करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं, लिक्विड का लेवल चेक करते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास ये कुछ ग्लास यूज़ होता है। ये ग्लास ऊपर होगा, इसके अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा गेजेस लगी होंगी। तो क्या है, मॉइस्चर इंडिकेटर हो सकता है, लिक्विड इंडिकेटर हो सकता है, लिक्विड लेवल इंडिकेटर हो सकता है आपके पास। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कुछ थी एसेसरीज, सिंपल सी एसेसरीज आगे रह गई हैं। ड्रायर आपके पास, मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ अ फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड, स्लज एंड क्रोजन।
ड्रायर इज यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द सिस्टम, इट इज़ प्लेस्ड इन लिक्विड लाइन जस्ट बिफोर अ स्ट्रेनर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसीवर इज़ अ स्टोरेज एरिया फॉर रेफ्रिजरेंट। अच्छा, आपने एक टैंक देखा होगा, ये बेसिकली रिसीवर होता है, इसमें क्या रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है। द लिक्विड फ्रॉम कंडेंसर गोज बाय ग्रेविटी टू अ रिसीवर, इट इज़ यूज टू टेक केयर ऑफ लोड वेरिएशन। मतलब आपके पास इसके अंदर गैस फिल होती है, रेफ्रिजरेंट फिल होता है, जितना अमाउंट चाहिए होता है यहाँ से आगे चला जाता है, और जो बाकी एक्स्ट्रा होता है वो इसके अंदर स्टोर होता जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल, आप टेम्परेचर जिस तरह आपको पता है रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं, फ्रिज के अंदर भी आपके पास कंट्रोलर होता है, आप उससे क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल कैसे होता है ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था एयर कंडीशनिंग में भी, कि आप रिमोट से टेम्परेचर सेट कर देते हैं 17 डिग्री लेट्स सपोज, वहाँ पे एक सेंसर लगा होगा जिसको बल्ब टाइप टेम्परेचर सेंसिंग कहते हैं, वो सेंस कर रहा होगा, जैसे ही रूम का टेम्परेचर 17 डिग्री होगा वो कंप्रेसर को ऑफ कर देगा एंड जितना भी आपका सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। फ्रिज के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, बस उसमें ज़रा नॉब डिफरेंट टाइप की लगी होती है। Pressure actuated control, these are used to control the pressure of refrigerant in the system. It is used as safety control, low pressure cutout, high pressure cutout, all failure cutout. तो आपके पास बड़े जो सिस्टम होते हैं उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर आपके पास प्रेशर का मसला हो गया, कम या ज़्यादा हो गया, तो भी ये ऑफ हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इंसुलेशन हैं, जैसे आपके पास रेफ्रिजरेशन है, उसकी मैंने बताया सारी साइड्स इंसुलेट होती हैं, इवन के जो उसका डोर होता है वो भी इंसुलेटेड होता है, डोर के दरमियान में भी आपने देखा होगा रबड़ सी लगी होती है, वो भी इंसुलेट होती है। तो इंसुलेशन मटेरियल कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो, थर्मल वहाँ से हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट पास ना कर सके। दैन उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, वाटर रिपेलेंट हो, फायर प्रूफ हो, लाइट वेट हो, ऑर्डरलेस हो, लो कॉस्ट होते हैं, सारी इसकी हैं। फ्लेक इंस्टॉलेशन है हमारे पास, ये बेसिकली आपने चाहे देखी होंगी, और टाइप्स ऑफ हैं, फिर फाइबरस इंसुलेशन है, ग्रैनुलर इंसुलेशन है, सेलुलर इंसुलेशन है, रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन है। तो ये है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइसेस ये हमारे पास सेफ्टी डिवाइसेस हैं। सबसे है प्रेशर रिलीफ वाल। प्रेशर रिलीफ वाल होता है इसलिए कि अगर आपके पास प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो आप वॉल ओपन कर देंगे और प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा वहाँ से। तो ये आपके पास क्या प्रेशर रिलीज है किसी भी वजह से, लेट्स सपोज कंप्रेसर जो है वो फॉल्टी हो गया और तेज़ चलने लग गया तो प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। सो एक सेफ्टी डिवाइस आपके पास क्या है, प्रेशर रिलीफ वाल। सेकेंड आपके पास क्या है, फिजिबल प्लग। बेसिकली ये क्या चीज़ करती है, इट इज़ अ पाइप प्लग विच हैज़ बीन ड्रिल्ड एंड फिल्ड विद अ मेटल अलॉय डिजाइंस टू मेल्ट एट सम प्री डिटरमाइंड फिक्स टेम्परेचर। आपके पास ये है, आपने इसको ड्रिल करके क्या कर दिया, लेट्स सपोज पाइप के अंदर लगा दिया, इसके अंदर मेटल फिल किया हुआ है, उसका टेम्परेचर लेट्स सपोज मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है अगेन किसी वजह से, यू डोंट नो द आइडिया, जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ हो सकता है टेम्परेचर भी साथ ही इंक्रीज हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो क्या इसका जो बीच में मेटल इसके अंदर डाला हुआ है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट और उसका टेम्परेचर जो है वो प्रेशर भी ड्रॉप हो जाएगा, टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा। सो सेफ्टी डिवाइस आपके पास। ऑयल सेफ्टी स्विचेस हैं आपके पास। इन लार्ज कंप्रेसर फोर्स लुब्रिकेशन इज डन। मैंने आपको बताया था कि आपके पास इंजन होता है जिस तरह, उसमें आप मोबिल डालते हैं, इस तरह अगर आपके पास कोई बड़ा कंप्रेसर है उसमें भी आप ऑयल डालते हैं। तो ये बेसिकली ऑयल उसका है आपके पास जो लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज़ हो रहा है। Oil pressure failure controls in the control circuit of the refrigerant equipment that stops the compressor in case of pressure of the lubrication oil falls below a predetermined level. किसी वजह से वो ऑयल लीक कर गया तो क्या होगा, ऑयल सेफ्टी स्विच क्या करेगा, कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। क्यों ऑफ करेगा, ताकि फर्दर उसके अंदर कोई नुकसान ना हो सके। अब ऑयल दोबारा डालें उसमें, जो लीकेज है उसको ख़त्म करें एंड दोबारा कंप्रेसर को चला लें। अगर ये ऑफ नहीं होगा, हो सकता है कंप्रेसर का कोई नुकसान हो जाए, तो फिर आपको क्या पूरा कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। हाई एंड लो प्रेशर कट आउट, ये आपके पास प्रेशर स्विचेस होते हैं, ये बॉयलर्स में भी यूज़ होते हैं, बहुत सारी सेफ्टी डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। क्या है कि जब आपके पास हाई प्रेशर होने लगता है तो इसने क्या करना होता है, पूरे के पूरे सिस्टम को कट कर देना होता है। कंप्रेसर को अगर पीछे प्रेशर लगा, प्रेशर को जो भी चीज़ के पीछे लगी है उसको इसने क्या कर देना, कट ऑफ कर देना। मोटर ओवरलोड स्विच है, शट ऑफ द पावर सप्लाई ऑफ द मोटर ऑफ कंप्रेसर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग। जो आपके पास मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग थी, तो वाइंडिंग बेसिकली क्या होती है, कंप्रेसर को रोटेट करने के लिए यूज़ होती है। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो अगेन एक आपके पास मोटर ओवरलोड स्विच लगाओ। ये हमारे पास कंप्लीट थी रेफ्रिजरेशन के कंपोनेंट्स, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने इनको डिस्कस कर लिया। आपको इनके नाम आने चाहिए, थोड़ी सी डेफिनेशन आनी चाहिए, अगर किसी की डायग्राम वो आनी चाहिए, ताकि अगर कोई एग्ज़ाम में आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।